मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। आणि परत तर आलोच, शिंदेजींना देखील सोबत घेऊन आलो। उद्धव ठाकरे, मैं कांच के घर में नहीं रहता, तुम कांच के घर में रहते हो और कांच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेका करते। अरे आमचं जीवन खुली किताब आहे आणि माझा तुम्हाला जाहीर आव्हान आहे, मी असेल, माझा परिवार असेल, तुमच्याकडे काही असलं खोलून दाखवा, उघडून दाखवा, त्या ठिकाणी जाहीर करून दाखवा, माझं खुलं आव्हान आहे तुम्हाला। पण लक्षात ठेवा, देवेंद्र फडणवीस कोणाच्या भानगडीत पडत नाही, पण पडला तर सोडत नाही। देवेंद्र फडणवीस, ये वो नाम है जिसने महाराष्ट्र की सियासत को ही बदल कर रख दिया। विदर्भ से नाता रखने वाले देवेंद्र फडणवीस बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे सीएम हैं। देश में तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल भी फडणवीस के नाम ही है। जब वो साल 2019 में महज 4 दिन मुख्यमंत्री रहे। देवेंद्र फडणवीस नेशनल मीडिया की सुर्खियों में हैं। 2 जुलाई रविवार का दिन महाराष्ट्र की सियासत में एक नया इतिहास रचा गया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को अपने साथ मिलाकर राज्य की पूरी सियासत ही पलट दी। देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को जवाब था, क्योंकि सुप्रिया सुले ने कहा था कि अकेले देवेंद्र फडणवीस क्या कर लेंगे। 3-4 दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि उन्होंने गुगली फेंकी और बीजेपी का विकेट गिरा दिया, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 1-2 दिन में ही देवेंद्र फडणवीस उनका विकेट भी उखाड़ देंगे और सियासी पिच भी खोद डालेंगे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस इन दिनों मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में जगह जगह जनसभाएं कर रहे थे, जहां वो उद्धव ठाकरे और विरोधियों पर जमकर बरस रहे थे। वो चैलेंज भी कर रहे थे। वो जनसभाओं में मंच से कहते थे, देवेंद्र फडणवीस किसी के पीछे लगता नहीं है और लगता है तो छोड़ता नहीं। यही नहीं, जब साल 2019 में 4 दिन के लिए वो सीएम बने और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तब उन्होंने जो सदन में बोला था कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा, यही बात वो मंच से दोहराते थे। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। आखिर कैसे देवेंद्र फडणवीस ने सूबे की सियासत को पलट कर रख दिया और कैसे 2 परिवारों की सियासत और विरासत को ही खत्म कर दिया। साल 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की शर्त पर अड़ गई। मान मनवल के बाद भी बात नहीं बनी। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन उन्हें 80 घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद शिवसेना नेताओं को लगा कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन वो ये भूल गए कि जो सदन में कहकर गया हो कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा, वो भला चुप कैसे बैठ सकता है। दिल्ली के निर्देश के बाद फडणवीस अपने मिशन में जुट गए। उन्होंने ऐसी गुगली डाली कि उद्धव ठाकरे का विकेट उड़ाने के साथ साथ उनका सियासी पिच ही उखाड़ डाला। उद्धव ठाकरे 2 साल तक सीएम रहे, लेकिन इस सत्ता के चक्कर में अपने पिता से मिली विरासत को ही गंवा बैठे। फडणवीस ने अपने सियासी तीर से शिवसेना का किला कहे जाने वाले उनके मातोश्री को ही भेद दिया। उद्धव के घर में सेंध लगाकर साल 2022 में उनके खास रहे एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाकर ठाकरे को पैदल कर दिया। शिंदे बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे से बगावत करके 44 विधायकों को लेकर गुवाहाटी पहुंच गए। ठाकरे की कुर्सी भी गई और शिवसेना पार्टी का सिंबल भी छिन गया। प्रदेश में नई सरकार बनी और एकनाथ शिंदे प्रदेश के नए सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। पहले वो इसके लिए माने नहीं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के आगे उन्हें झुकना पड़ा। लेकिन सीएम ना बन पाने की टीस उनके मन में खटकती रही। वो फिर अपने मिशन में जुट गए और आखिर अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को अपने साथ मिला ही लिया। जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे
और उनके साथ आए 16 विधायकों के अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में सूबे की सत्ता बीजेपी के हाथ से जा सकती थी, लेकिन उससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने बाजी पलट दी। उन्होंने विपक्ष की उन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। सर्वे में बीजेपी को काफी नुकसान होने की बात कही जा रही थी। महाराष्ट्र में रविवार को जो हुआ उसके लिए अजीत देवेंद्र की दोस्ती काम आई। महाविकास आघाड़ी की सरकार रही हो या फिर मौजूदा शिंदे सरकार हो, अजीत देवेंद्र के बीच सदन में कभी तलखी नहीं देखी गई। अलबत्ता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच नोकझोंक कई बार देखी गई। इन मधुर संबंधों की वजह से दिल्ली के निर्देश के बाद फडणवीस ने दिन दहाड़े अजीत पवार को सरकार में शामिल करा लिया और सीनियर पवार हाथ मलते रह गए। फिलहाल देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों के मामले में क्या फैसला लेते हैं। अगर वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय है। उद्धव गुट के संजय राउत तो ऐलान कर चुके हैं कि ये शिंदे को हटाने की साजिश है। राज्य को जल्दी ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है।